हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एचटेट का जो 2 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का। हम आज उसका कॉमर्स पार्ट करेंगे विद फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और किन किन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, किन क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को भी हम बताएंगे और उनमें क्या गलती है और जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये गलत है तो उनका क्या आंसर होना चाहिए, उनको भी हम आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चंस आपकी इन फ्यूचर डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, एनवीएस और केवीएस के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब तो आपने देख लिया होगा कि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नेट या केवीएस में जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था उनमें से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी वही दिए हुए हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नोट एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज इज। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाएंगे क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम दोनों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी संघ में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, और जो लोग अस्वीकार करते हैं उन्हें यूनियन बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ओपन शो। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ फ्री होता है, यूनियन को ज्वाइन करे या न करे उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है। बट अगर वो जाता है, जैसे 25 को चला गया तो उसके 1 से 25 डेज़ के जो ड्यू हैं वो उसे नहीं मिलेंगे, यानी कि उन पर उनका अधिकार नहीं होगा। द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़ इज। इसमें क्या होता है कि किस में स्टडी की जाती है सोसाइटी की, यानी कि ह्यूमन बीइंग और उनकी एक्टिविटीज़ को हम किस में स्टडी करते हैं। तो कई स्टूडेंट इसमें सोशोलॉजी लगा के आए हुए थे। सोशोलॉजी इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, क्योंकि इसमें एंथ्रोपोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? ह्यूमन बीइंग और उनकी एक्टिविटीज़ को। देखो, अब है 93 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? एन अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट ओक्यूर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। कि एक अनाधिकृत और अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देखो, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने विज़ल ब्लोइंग बताया था, क्योंकि पिछली बार एचटेट में विज़ल ब्लोइंग पूछा गया था, अब की बार तो अगर आपको विज़ल ब्लोइंग का मतलब पता है, और देखो कईयों में क्या होता है, ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर अपने आप, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा, अगर ध्यान से ऑप्शन देखते हो तभी आपको उसका आंसर पता चल जाता है। तो देखो, विज़ल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? जो अपनी कंपनी के अंदर के अनैतिक कार्यों को, इलीगल वर्क्स को बाहर बताता है, तो उसको तो बोलते हैं विज़ल ब्लोइंग। तो इसमें तो स्ट्राइक वगैरह का ही नाम नहीं होता है, तो इसे हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक इसलिए बोलते हैं कि जिस तरह से कैट भी क्या करती है, जंगली बिल्ली क्या करती है, जल्दी ही उदास हो जाती है, जल्दी ही रूठ जाती है, उसी तरह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं, इलीगल और अनऑथराइज्ड, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। और देखो, पेन डाउन स्ट्राइक्स, पेन डाउन स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें जो हमारे क्लर्क लेवल का वर्क होता है, यानी कि इनसे जो हाई होते हैं वो अपने पेन को, यानी कि जो पेन से वर्क करते हैं, यानी कि जो वो क्या कहते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी हम पेन को नहीं उठाएंगे, यानी कि वो अपना काम नहीं करेंगे, तो उसे बोलते हैं पेन डाउन स्ट्राइक। पर जो नीचे वाले वर्कर होते हैं उनकी स्ट्राइक को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैट स्ट्राइक। और वेस्टिंग राइट्स का तो आपको पता ही है कि उनके क्या क्या अधिकार आते हैं। उसके बाद 94, रिटेलर दैट बाय एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल एट लेस देन रिटेल इज। एक रिटेलर जो नियमित थोक कीमतों से कम पर खरीदता है और खुदरा कीमतों से कम पर बेचता है। देखो, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी वही होते हैं भाई, ये क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि कितने कम प्राइस पर बेचेंगे,
क्योंकि जो उनका प्राइस होता है उससे कम पर वो नहीं बेचते। बट ऑफ प्राइस रिटेलर क्या होते हैं, ये रिटेलर्स का ही ओन प्राइस रिटेलर, ऑफ प्राइस रिटेलर ये रिटेलर्स के पार्ट्स होते हैं। तो जो ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, जो उन पर होलसेल प्राइस होता है उससे कम पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या होता है, उनसे कम पर ही वो खरीदते हैं, तो उन्हें उसमें क्या आ जाता है, उनका जो मार्जिन है वो उसके अंदर ही आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर। उसके बाद है वह ज़रूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हों, जैसे शारीरिक और सुरक्षा की ज़रूरतें। तो सीधी सी बात है, जो हमारा जो मास्लोज थ्योरी थी उन्होंने बताया भी था। तो ये हमारी नीड्स कौन सी होती है, हमारी 5 टाइप्स की नीड्स होती है। उनमें सबसे पहली जो नीड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं लोअर ऑर्डर नीड्स। तो ये हमारी कौन सी नीड्स होती हैं, लोअर ऑर्डर नीड्स, क्योंकि ये हमारी सबसे मेन ज़रूरत होती हैं, साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आई या आपको लगे इसका आंसर ये, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट डेब्ट। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट यानी कि कंपनीज जो डेब्ट लेती हैं, किसके लिए, जो अनसिक्योर्ड होती हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, और इनकी पेमेंट क्या करनी पड़ती है, मैच्योरिटी डेट पर इनकी सिंगल पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इनके बारे में हमने बताया भी था कि ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन ही ऐसे नहीं दिए हुए हैं जिनसे हम कंफ्यूज हों। इसमें तो हमारा डायरेक्ट आंसर ही निकल के आ रहा है कमर्शियल पेपर। उसके बाद है पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड अदर गुड्स एंड सर्विस कैटेगरी एज फैमिली इनकम राइज। इसमें क्या कहता है, ये कौन सा लॉ होता है जिसमें फैमिलीज़ की इनकम इंक्रीज़ होने पर उनकी जो खर्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किस पे, खाने पे, घर खर्च पे, ठीक है, हेल्थ केयर, फिर हम अपनी केयर ज़्यादा अच्छी करने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी यूज़ करने लगेंगे। तो ये कौन सा लॉ होता है, हमारा एंजल लॉ। एंजल लॉ हमारा यही कहता है कि अगर फैमिलीज़ के मेंबर्स की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उनके जो खर्चे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद है 98 का, उसके बाद है ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री। एक सिटीजन जो एक देश में काम करता है और दूसरे देश का नागरिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेट्रिएट, यानी कि प्रवासी। जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इंडिया के तो वो सिटीजन हैं बट काम किसी अनदर कंट्री में करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रवासी, यानी कि एक्सपेट्रिएट। उसके बाद है स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इज इन एज मैनी आउटलेट एज पॉसिबल इज। उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट को क्या करना चाहते हैं, उसके स्टॉक करना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट के जो आउटलेट है कई तरह के, उनको हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद है 100 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज़ ज़ीरो। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि जहाँ पर नेट इनकम जीरो होती है उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो कई क्वेश्चंस ये नहीं कह सकते कि जो पेपर का लेवल था वो हाई था, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डायरेक्ट इजी पूछे गए हैं। घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 4-5 ही क्वेश्चंस हैं। जो 2-3 क्वेश्चन हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो वो आगे आएंगे, उनको भी हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर है परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड अलोकेशन ऑफ रिवार्ड अमंग इंडिविजुअल इज नाउन एज। व्यक्तियों के बीच पुरस्कारों की राशि व आवंटन की उचित निष्पक्षता कहलाती है।
तो देखो व्यक्तियों के बीच यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि उनमें जो अमाउंट है, जो उनको रिवार्ड दिए गए हैं उनको सही तरह से क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जस्टिस कौन सा कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कई बार टाइप 1 एरर का पूछ लिया जाता है, कई बार टाइप 2 एरर का पूछ लिया जाता है। तो जो सही है उसको रिजेक्ट करना उसे बोलते हैं हम टाइप 1 एरर या फिर प्रोड्यूसर एरर, और जो गलत है उसे एक्सेप्ट करना उसे बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। क्या पता आगे टाइप 2 एरर पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो टाइप 2 एरर होती है उसे बोलते हैं कंज्यूमर एरर। उसके बाद है 103, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली इज। देखो जो हमारी सेल्स है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो बहुत ही कम होती जाती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टेज आती है, उसमें एकदम से क्या जाती है, ऊपर चली जाती है, और मैच्योरिटी स्टेज में एक लेवल में हमारी जो सेल्स है वो रहती है, और डिक्लाइनिंग में हमारे सेल्स जो है वो नीचे जाने स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या पूछा गया, क्लिम्बिंग क्विकली, जल्दी से चढ़ने लगती है, तो वो हमारे किस स्टेज में चढ़ती है, ग्रोथ स्टेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज, विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता को लागू करने की क्षमता, तो उसे हम क्या, कौन सी स्किल बोलते हैं, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में आपको क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कलरक लगा रहे हैं किसी को हम, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो उससे उस फील्ड की यानी कि कंप्यूटर की जो उन्हें काम कर रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि उसे ये नहीं कि कोई भी आके ये कह दे मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे पास, मैं इसको अच्छी तरह से, तो उसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशलाइज्ड की इस फील्ड में, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है, उसी को आप लगा सकते हो। तो वो कौन सी स्किल होती है, टेक्निकल स्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद फर्म वूज फ्यूचर अर्निंग आर लाइकली टू विदस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनटर्न, वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है, तो उसे बोलते हैं डिफेंसिव कंपनी। डिफेंसिव कंपनी में क्या होता है, वे फर्म या वे कंपनियां होती हैं जो जिनमें क्या हो सकता है कि भाई डाउनफॉल चलते ही रहते हैं, उसे बोलते हैं हम डिफेंसिव कंपनी। उसके बाद है 106, ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर सर्व फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, अधिकारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा योजना यदि वे संगठन से अलग कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर आप इस कंपनी से इन केस अगर दूर होते हो तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। कईयों में क्या होता है, उनका पीएफ कटता है जैसे, या फिर कोई और फैसिलिटी है वो उनको दी जाती है कि अगर आप इस कंपनी से दूर होगे तब भी आपको ये फैसिलिटी मिलती रहेगी। जैसे हेल्थ की फैसिलिटी दे दी, या फिर कोई की मॉनिटरी फैसिलिटी दे दी, तो उसे हम बोलते हैं गोल्डन पैरासूट। तो इसीलिए इसको गोल्डन पैरासूट बोलते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, उनको एक रिवार्ड की तरह मिलती है। और देखो जो इसमें नाम दिए हुए हेलो इफ़ेक्ट भी हम करवा चुके हैं, या फिर हेलो एरर क्या होती है ये भी हमने करवाया है। डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है कि कमी करना, इट मीन्स एम्प्लॉयज़, हम कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को कम कर देना, उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। तो देखो इसमें यही एक नाम था जिसको, जो आंसर, मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर आपको मतलब मीनिंग्स पता है इनके, तो इसका आंसर आ जाएगा गोल्डन पैरासूट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड इज, कि टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच के जो रिलेशनशिप को कौन सा कर्व शो करता है, तो उसे कौन सा
कर्व शो करता है, लोफर कर्व शो करता है, और जो लो डिमिनिशिंग रिटर्न है, इंडिफरेंस कर्व है, कीन्स कर्व है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रिलेशनशिप को शो करता हो। उसके बाद है ए सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर इज। तो उसे क्या बोलते हैं कि एक कंट्री को इतना प्रॉफिट होता है, दूसरी कंट्री को उतना ही लॉस हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जीरो सम गेम्स। इसे जीरो सम गेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, किसी को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, उसी फैमिली के मेंबर्स को या फिर उतने का ही उस बिजनेस से दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो जो आंसर निकल के आ जाता है, लास्ट में जो रिजल्ट्स निकल के आता है, वो ज़ीरो निकल के आता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि अगर आप उसका प्लस और माइनस का सम करके देखोगे तो क्या निकल के आएगा? जीरोस। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो सम गेम्स। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू। अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं हम, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है, इट मीन्स अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। यानी कि जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? डेप्रिसिएशन का ही होता है। उसके बाद है द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम इज नोन एज। लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति, जब वास्तविकता से उनमें कोई संबंध नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इल्यूशरी कोरिलेशन। किसी चीज़ के बारे में कोई संबंध न होने पर भी हमने क्या कर दिया? उसमें रिलेशन जोड़ दिया, तो उसे बोलते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि किसी का वेट ले ले, ठीक है, और किसी की हाइट ले ले कि भाई यहाँ के बंदों का वेट बढ़ रहा है तो वहाँ के बंदों की हाइट घट रही है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। या फिर ये ले ले कि वेट और उसके मार्क्स, कि अगर उसका वज़न 10 तो उतना नहीं, अगर उसका वज़न 40 किलो था तो उसके परसेंटेज आती थी 60%। अगर उसका वज़न हो गया मान लो 70 किलोग्राम, तो उसकी जो परसेंटेज आने लगी 70%। बट क्या वेट में और आपकी जो क्वालिटी, मतलब जो आपकी लर्निंग की एबिलिटी होती है, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। बट रिलेशन न होने के बाद भी हमने क्या कर दिया? उसमें एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, उसमें एक रिलेशन बन गया, वो वैसे ही बन गया, तो उसे हम बोलते हैं इल्यूशरी कोरिलेशन। कि कोई कोरिलेशन न होने के बाद भी हमने उसमें, कई बार क्या होता है, अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो उसमें रिलेशन अपने आप ही निकल आता है। इसीलिए कहते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है कि कई बार न होने के बाद भी उसमें रिलेशन निकाल देता है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशरी कोरिलेशन। द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ए कंपनी ऑफर देन टू द बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट। यानी कि एक कंपनी द्वारा उत्पादों से उत्पादित लाभ और अनुभव से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है डर, डर नहीं, दूरदृष्टि दोष। यानी कि हम आगे का नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अभी के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और मार्केटिंग में अगर इस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? मार्केटिंग मायोपिया। उसके बाद है जो हमारी फिलिप कोटलर की बुक है मार्केटिंग मायोपिया को, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि मार्केट मायोपिया क्या होता है। और अच्छी मार्केट्स के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो ग्रो करे, तो हमें फ्यूचर्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, न कि अब अपने प्रेजेंट को ही बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है 112th क्वेश्चन, इनहेंसिंग जॉब बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क्स। देखो, कर्मचारियों को योजना बनाने और अपने काम को नियंत्रित करने का अधिक अवसर देकर नौकरियों में वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो उससे बोलते हैं हम जॉब इनरिचमेंट।
क्योंकि देखो जॉब इवेल्युएशन में क्या किया जाता है, जॉब को इवेल्युएट किया जाता है कि ये जॉब, इस जॉब के लिए सैलरी क्या होनी चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या किया जाता है कि इस जॉब्स की कितनी कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हमारा होता है स्पेसिफिकेशन में। और जॉब फेयर्स में क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया जाता है किसके लिए, जॉब के लिए। तो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर होगा जॉब इनरिचमेंट। उसके बाद है 113 द सिस्टमैटिक्स सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ इज। देखो इसमें नए प्रोडक्ट के आइडिया की खोज को हम क्या बोलते हैं, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आइडिया को जनरेट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उनमें से स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन से आइडियाज़ हमारे बेस्ट है और कौन से नहीं है। तो ये कौन सी स्टेज होती है, आइडिया जनरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 114 क्वेश्चन, ए करेंसी दैट प्ले सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसे हम क्या बोलते हैं, विकल करेंसी। विकल करेंसी कौन सी करेंसी होती है, एक मुद्रा जो विदेशी बाजार में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी कि सेंट्रल रोल प्ले करती है, उसे विकल करेंसी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर, कौन सा बिग 5 फैक्टर नहीं है। तो देखो जो हमारे बिग 5 फैक्टर हैं, वैसे तो वो ओशियन मॉडल कहते हैं उन्हें, कौन कौन से होते हैं वो, सबसे फर्स्ट है ओपनेस टू एक्सपीरियंस। उसके बाद सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंसीज। उसके बाद ई होता है एक्सट्रोवर्जन, ए होता है एग्रेसिबल, और एन रह गया वो होता है न्यूट्रोसिज्म। तो देखो इसमें एक्सट्रोवर्जन भी है, एग्रीबलनेस भी है। जो हमारा थर्ड और फोर्थ है उसमें कंफ्यूज हो गए थे बच्चे की, क्योंकि है ना ये इनके नाम नहीं दिए हुए थे, बट अगर हम उनके मीनिंग को निकालें तो इमोशनल स्टेबिलिटी तो निकलता, बट सेल्फ मॉनिटरिंग उसमें नहीं आता। तो इसमें हम कई बच्चे चैलेंज करने की कह रहे थे, बट अगर हम चैलेंज भी करेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मीनिंग निकल के आ रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी का, बट सेल्फ मॉनिटरिंग का नहीं निकल के आ रहा है। तो आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो 115 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इजी सा क्वेश्चन है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। उसके बाद द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये हमने आपको बताया भी था, बहुत ही अच्छी तरह से डीपली समझाया था कि अगर एस्टेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इसका मीनिंग ही मस्ट है, और वही पूछा गया कि काइजन, क्योंकि काइजन का मीनिंग ही क्या होता है, काई प्लस जन, यानी कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। बट अगर आप नेट में जाते हो तो इसी को डिटेल में पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम नेट में जाएंगे तो उसमें बस उन्हीं टॉपिक्स में क्या कर दिया जाता है, डिटेल में घुसा जाता है। तो इसलिए कहते हैं स्टेट का कोई भी सिलेबस नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो अब की बार, पहले क्या होता था, +1 +2 के अकाउंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब आपने देखा होगा उससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पता नहीं किस मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें अब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। पहले जैसे +1 और +2 तक ही जो हमारा लेवल था वो स्टेट का था, बट अब इसका लेवल हाई होता जा रहा है। उसके बाद है 118th क्वेश्चन, ए बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, टर्म्स और सप्लायर्स। देखो अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरी आवाज़ से समझ लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है उनकी क्लियरिटी नहीं है, उसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं आपको। एक व्यवसाय खरीदारी स्थिति जिसमें खरीदार उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, शर्तों या आपूर्तिकर्ताओं को संशोधित करना चाहता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं। देखो ऑनलाइन बाइंग में क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, ऑनलाइन खरीदा जाता है। पर्सनल सेलिंग में क्या किया जाता है, पर्सनल जाके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। पर्सनल बाइंग में उसी चीज़ को
क्या किया जाता है, पर्सनल बाइंग किया जाता है। बट मॉडिफाइड रीबाय में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है उसमें कुछ चेंज करके उसको दोबारा सेल किया जाता है। Adjusting price continuously to meet the characteristics and need of individual customer and situation is व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषता और जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों को लगातार क्या करना, एडजस्ट करना उसको, यानी कि उसमें क्या करते रहते हैं, चेंज, कॉन्टीन्यूसली प्राइस में चेंज होता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक। डायनामिक का मतलब ही क्या होता है, गतिशील, कि उसमें क्या होता रहे, चेंज होता रहे, इसीलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। उसके बाद 120 क्वेश्चन, ए ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज एट ए कांस्टेंट रेट विद टाइम। देखो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट रेट से अगर किसी भी वेरिएबल में चेंज होता है तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रेड, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर हम उसका ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन निकल के आती है, इसीलिए उसको बोलते हैं लीनियर ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर। विक्रय प्रक्रिया का वह चरण जिसमें विक्रेता योग्य संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। तो सबसे जो सेलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो उसे बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि पूर्वेक्षण। इसका मतलब भी क्या होता है, पूर्वेक्षण का मतलब कि पहले जानकारी लेना कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर कहाँ कहाँ पर हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उन्हें खुश करते हैं, यानी कि उनकी अपनी क्या दिखाते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं प्रोडक्ट की कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, इनको हमें क्या बनाना है, कंज्यूमर बनाना है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि प्रोस्पेक्टिव ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 122 क्वेश्चन, द फर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म्स इज एन इंडस्ट्रीज ओवरलुक और इग्नोर। स्मॉल सेगमेंट, छोटे छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उस जिसे क्या करती हैं वो दूसरी फर्में अनदेखा कर देती हूँ, उसे क्या कहते हैं, हम उसे मार्केट नीचर या नीचे भी मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग नीचर को हम क्या कहते हैं, स्मॉल सेगमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो सेगमेंट हैं उन पार्ट्सों को भी क्या कर लिया जाता है, एक छोटे, जैसे गारमेंट्स हैं, बच्चों के भी होते हैं, मैन के भी होते हैं, वुमेन के भी होते हैं, तो उसमें सिर्फ उस एक पार्ट्स पर, जैसे अब चाइल्ड गारमेंट्स हो गई या लेडीज सूट हो गए या फिर शूज की शॉप हो गई, तो उसमें लेडीज शूज सभी के नहीं रखा जाएगा, एक सेगमेंट पर ही। तो नीच मार्केटिंग के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 123, ए लिमिटेड हैज इशूड। इसमें क्या करना था, हमें कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी थी, किस मेथड से, अर्निंग यील्ड मेथड से। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्निंग यील्ड मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और उसके बाद जो मार्केटिंग प्राइस होता है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अर्निंग मेथड से फॉर्मूला है ये। अगर ग्रोथ रेट भी दी हुई है तो बाद में जो आंसर आएगा उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो अर्निंग पर शेयर्स है वो हमारी क्या है, 10 रुपये, क्योंकि जो 2000 शेयर है, 2000 शेयर्स हैं और 20,000 प्रॉफिट है, तो कितना हो गया, 10% हो गया, सीधी सी बात है। अर्निंग पर शेयर कितने रुपीज़ होगी, 10, और जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 160, तो डिवाइड बाय 100, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 6.25%।
तो यही हमारा आंसर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जो हमारा आंसर आया वो 6.25% अर्निंग यील्ड मेथड से, अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हो। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन यूजेज ऑफ फंड, किसको हम यूजेज ऑफ फंड में ऐड नहीं करेंगे। तो देखो जो ऑपरेटिंग लॉस होता है वो भी हमारा क्या है, उसमें किसको यूज़ करते हैं हम, यूजेज ऑफ फंड में। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स को भी, नॉन ट्रेड पेमेंट को भी। बट जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, उस जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। तो इसमें हमारे फंड का यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर्स को किस में कन्वर्ट्स कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स में। तो नाम चेंज हो रहा है बट फंड्स का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, और यही ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा 125th क्वेश्चन। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काउंट करनी थी। देखो ओल्ड रेशो दी हुई है 3 और 2। इसमें 1/5 के लिए पार्टनर्स क्या करता है, प्रॉफिट के लिए एंट्री करता है, और दोनों इक्वल दे रहे हैं। तो जो मैं अब शॉर्टकट से जैसे मैं निकालती हूँ, मैं यहाँ पर आपको वैसे बताऊँगी कि किस तरह से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिएगा। उसमें आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जैसे 3/2 दिया हुआ है, तो टोटल पार्ट्स कितना हो गया, 5 में से अगर दोनों 1 पार्ट्स यानी कि 1 रुपया देते हैं 5 रुपये में से, तो दोनों को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 पैसे। इसके पास थे, ए के पास 3 रुपीज़, बी के पास 2 रुपीज़ थे। अगर 50 पैसे देते हैं तो ए का कितना बच गया, 2.5, और बी का कितना बच गया, 1.5, और दोनों ने 50 पैसे दिए हों तो सी का कितना बच गया, 50.50, यानी कि 50 नहीं, 1 रुपया। ठीक है, तो अब इनके पॉइंटों को हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1.5 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो मैं पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बहुत ही ईजी निकल रही है। तो जो आंसर आएगा हमारा 532 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हार्मोनिक मीन निकालना था, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n, और जो हमारे आइटम्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल, तो x1 + 1 x2। तो जो ये दिए हुए हैं आइटम उनको ऐड करके इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आएगा 15.58, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ईजी पूछे गए हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे। उसके बाद है 127 क्वेश्चन। एक्स ए माइनर रिप्रेजेंट दैट ही ए मेजर इंड्यूस वाई टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एक्स इज़। देखो वो एक्स क्या होता है, माइनर होता है, बट वो कहता है कि नहीं मैं क्या हूँ, मेजर हूँ, यानी कि बालिग हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू में ही क्या है, वॉइड है, तो इसीलिए वो क्या होगा, नॉट लाइबल ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्स जो है लाइबल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो झूठ बोला था उससे क्या हो गया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर क्लोज हो गया था, अवॉइड हो गया था। बट अगर इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो वाई को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, पर एक्स जो है बालिग है इसलिए वो सिर्फ प्रॉफिट में क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो 127 का जो आंसर होगा वो होगा 2। उसके बाद है 128 क्वेश्चन। इसमें ये डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन किसने दी थी ये पूछा गया है, तो ये डेफिनेशन दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। 1-2 क्वेश्चन हमारे डेफिनेशन से भी आ जाते हैं, बट अब की बार एक ही क्वेश्चन आया होना, तो 1-2 क्वेश्चन तो हमारे आ ही जाते हैं। उसके बाद है द पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ऑफ फर्म कितनी दे रखी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दे रखी है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है 40%, ब्रेक इवन पॉइंट और नेट प्रॉफिट
कैलकुलेट करना है। सेल्स दे रखी है हमारी 5 लाख रुपीज़। तो जो हमें अच्छी तरह से आता है सबसे पहले हम उसी को निकाल लेते हैं। जैसे अब हम ब्रेक इवन पॉइंट में फिर भी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, बट अगर नेट प्रॉफिट निकालना है आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद है तो आप प्रॉफिट को जल्दी निकाल लोगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि दिया हुआ है डिवाइड बाय हमारी जो प्रॉफिट, सॉरी डिवाइड नहीं, इक्वल टू प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे किसके इक्वल होती है, प्रॉफिट और पीवी रेशो। तो देखो पीवी रेशो भी दी हुई है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दी हुई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी दी हुई है 40 और पीवी रेशो हमारी दी हुई है 50%। तो प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट हमारा हो जाएगा 40 × 50 कितना आ गया 200। तो अगर 20% अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%, तो 5 लाख का जो कि हमारी क्या दी हुई है सेल्स दी हुई है 5 लाख का अगर 20% प्रॉफिट होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और 1 लाख जो प्रॉफिट है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप एक भी निकाल लेते हो तब भी आप सही तरह से आंसर दे पाते हो, क्योंकि सभी में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। अगर आपको डिटेल में जानना है इसको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। देखो इस क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी तो कि मैक्सिमम कितनी मंगवा सकते हैं, तो वो 25% होती है, बट यहाँ पर है ही नहीं। ऑप्शन में आंसर जो दिया हुआ है वो फर्स्ट दिया हुआ है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। सी मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं है, ये मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है कि मिनिमम आपको 5% शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू की मंगवानी ही है। तो 130 को आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद है 131, द एसोसिएशन क्लोज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय। एक सार्वजनिक कंपनी के एसोसिएशन क्लोज में कितने लोगों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 7 पर्सन्स, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट। देखो टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपको क्या डेबिट करना होता है, तो देखो इसमें जो ऑप्शन है वो ही ऐसे दिए हुए हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बिल पेएबल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। डिस्काउंट तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो डिस्काउंट अकाउंट तो आएगा नहीं। उसके बाद डिस्काउंट तीनों में ही दिया हुआ है कि डिस्काउंट को नहीं करेंगे, अगर डिस्काउंट है तो उसे करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, ना इधर बिल्स पेएबल अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। तो जो जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्स पेएबल अकाउंट। उसके बाद द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोहेसिव इज नोन एज। समूह के विकास का तीसरा चरण, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स की एमकॉम के सिलेबस की जो बुक होती है उसमें से पूछा गया, क्योंकि उसमें ये स्टेजेस हमारी दी हुई हैं, हमने तो वहीं पे पढ़ी थी। परफॉर्मिंग स्टेज, ऑब्जर्विंग स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, ये सारी की सारी उसी में दी हुई हैं। तो ये किसने दी थी, ये हमारी टस्कमैन था। टस्कमैन एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इनको डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहले फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर थर्ड थी नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, और लास्ट थी एब्जॉर्बिंग। तो इन सभी को हम डिटेल में हमारी इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे ग्रुप डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि उसमें ये कौन कौन सी स्टेज हैं, इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पर सिर्फ हम यही कर लेते हैं कि इसमें ये कौन सी स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है कौन सी, नॉर्मिंग स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसमें रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस को क्या किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। उसके बाद है इन एफएस एंड डी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एफ स्टैंड फॉर। इसमें क्या है, एफ किसको स्टैंड करता है, फास्ट को, एस किसको स्टैंड करता है, स्लो को,
एन नॉन मॉनेटरी को, और डी है जो मटेरियल डिमांड को। तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एफ, सेकंड ऑप्शन फास्ट आ जाएगा। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? फास्ट को। निम्नलिखित में से कौन सी निर्णय की एक मात्रात्मक तकनीक नहीं है? विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो हमारी डिसीजन ट्री है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है, वो कौन सी है? निर्णय की एक डिसीजन में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी है? तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। डिसीजन ट्री इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा। जो ये बाकी हैं ये सारी की सारी हमारी कैसी है? क्वालिटेटिव है। बट जो हमारी डिसीजन ट्री है वो क्या है? हमारी क्वांटिटेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। पहले हम इसको जल्दबाजी में गलत बता गए थे कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो कौन सी होती है। देखो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात पूछा गया था, तो हमारा जो प्रोप्राइटर रेशो होता है वो हमारा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो होता है। और अर्निंग पर शेयर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। बट जो प्रोप्राइटर रेशो है वो कौन सा है? हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट की कौन सी अजम्पशन सही नहीं है? तो देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये सही है। देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। देयर इज प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बाय इज गिवन टू हिम। उसके बाद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज ए क्लोज सब्सिट्यूट्स फॉर द अदर फर्म्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की वस्तु का निकटतम स्थानांतरण होती है। ये गलत है क्योंकि इसमें क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं होते। तो पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है अगर आपको, तभी तो कहते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। अब ये पूछा गया कि कितनी वे में गंगापुर है, उसको हम कितनी वे में क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो इसमें कितने वर्ड्स है जो टोटल, वो कितने हैं? 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो जी भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, और ए भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। फिर जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसको आप कैलकुलेट करके देखना। तो हमारा जो आंसर है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल के आएगा 118। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही निकल के आएगा। उसके बाद 141 क्वेश्चन, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग इज हेडेड बाय। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग का हेड कौन होता है? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के जो प्रभार मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिलिंग के हेड होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ए प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। देखो इसमें हमारा जो आंसर है वो प्रोमिसरी नोट, हम एकदम से अगर इसको पढ़ते हैं तो एकदम से हमारे माइंड में आता है प्रोमिसरी नोट, क्योंकि इसमें प्रोमिस किया गया है। बट प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो अगर इस एक्सेप्टिंग वर्ड्स को अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर टाइम ड्राफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें होती है एक्सेप्टिंग पार्टी, लिखा किसी से जाता है और एक्सेप्ट किसी में किया जाता है। बट प्रोमिसरी नोट में ओनली 2 पार्टीज़ होती है, 3 पार्टीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर एक तरह से टाइम ड्राफ्ट ही सही है। बट प्रोमिसरी नोट्स हो सकता था, तो कई स्टूडेंट्स इसको चैलेंज करने की कह रहे हैं, बट हमें नहीं लगता कि अगर वो उसको चैलेंज करेंगे तो ये आंसर सही हो पाएगा, क्योंकि अगर 90% चांस है तो प्रोमिस नोट के 100% टाइम ड्राफ्ट को ही देते हैं। उसके बाद 143, ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर यूजिंग पास्ट रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसीज़। देखो ये क्वेश्चन हमने पहली बार
वैसे आया तो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के ये पॉइंट होते हैं, बट डीपली इसको स्टडी नहीं किया है। इसको डीपली स्टडी करने के बाद हम आपको भी ज़रूर करवाएंगे। वैसे इसका आंसर सिंगल लूप लर्निंग होगा, क्योंकि सिंगल लूप लर्निंग में क्या किया जाता है, पिछली जो हमारी दिनचर्या हो, जो वर्तमान पॉलिसीज़ हैं, उनका उपयोग करके जो हमारी गलती हैं उनको ठीक किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सिंगल लूप लर्निंग, यानी कि कुछ सीखा जाता है। ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का ही पार्ट है। इसके बाद है 144th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल क्यूज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। निम्न त्रुटियों में से कौन सा तलपट को नियम बाध्य करेगा, यानी कि कौन सा ट्रायल बैलेंस को मिलने से रोकेगा। तो जो ये हमारी तीनों ही एंट्रीज ऐसी दी हुई हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दीज आएगा। उसके बाद इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई 5 किलोग्राम ऑफ मटेरियल आर कंज्यूम्ड। तो जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा कुछ और ही निकल के आ रहा है, बट जो इसमें आंसर दिया हुआ है वो अलग दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल के आता है वो किस तरह से निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस तरह से आंसर निकल के आएगा। तो हमारा जो ना तो 70 निकल के आ रहा है ना 50 निकल के आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो 145 क्वेश्चंस को। उसके बाद 146 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कौन सा नहीं है। तो देखो हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उनको हमने डिटेल में आपको वीडियो करवाई थी, तो उसमें यूनिटी ऑफ कंट्रोल जो प्रिंसिपल है वो नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 147 क्वेश्चंस, एक कॉन्टीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोवर रेडीनेस। एक आकस्मिक सिद्धांत जो अनुयायियों की तत्परता पर केंद्रित होता है, तो वो होता है हमारा सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो इन थ्योरी को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करवाएंगे। आप बताना आपको कौन सी थ्योरीज के बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद देखो ये पूछा गया है हमारा, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में से हमारे कई क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे के सारे कैसे हैं कैलकुलेट करने के उसी वैसे आए इजी हुए हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप निकाल लेते हो, बट नॉलेज तो होनी चाहिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, रोमन प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें वेजेस कैलकुलेट करनी थी। तो रोमन प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है और जो टाइम रेट होती है उनको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद प्लस में जो टाइम सेव्ड है और स्टैंडर्ड टाइम है और मल्टीप्लाई टाइम टेकन और टाइम रेट। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4 × 30 दी हुई है और 4 हमने टाइम लिया है। उसके बाद प्लस में सेव्ड कितना किया है 2, क्योंकि 6 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था, बट हमारे लगे कितने हैं 4 आवर्स। तो 6 स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई जो एक्चुअल टाइम है और मल्टीप्लाई जो रेट पर आवर है। तो 6 × 5 = 30, 40 + 120। तो जो आंसर निकल के आया वो क्या आया, 160। तो रोमन प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 160। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 149, द कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज। रिसेशन और इन्फ्लेशन के कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं स्टगफ्लेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो अगर हम हिंदी में देखते हैं ना तो इसका मतलब यहीं पर पता चल जाता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि मंदी के साथ साथ महंगाई भी, दोनों सिचुएशन क्या है, इकट्ठी हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। लो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत कम होती है, बट स्टेगाफ्लेशन इसमें कांस्टेंट बनी रहती है। और स्टेगाफ्लेशन में बिकॉज स्टेगानेशन है स्थिरता, एक कांस्टेंट रेट से इन्फ्लेशन और बनी रहती है, बट स्टेगाफ्लेशन में दोनों रहते हैं, इन्फ्लेशन और रिसेशन, कभी रिसेशन इन्फ्लेशन, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्टेगाफ्लेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चंस। ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच co-workers प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करते हैं। सहकर्मी यानी कि जो साथ में इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये इम्प्लॉयज़ कैसे काम करता है, क्या करता है पूरा दिन, तो आपस में ही क्या कर रहे हैं, वो इवेल्युएशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम पीयर इवेल्युएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो जो वो नाम दिए हुए हैं वो नाम ही ऐसे हैं जिनसे, देखो प्रक्यूसिस्ट क्या होते हैं, जो फैसिलिटी दी जाती है। परफॉर्मेंस प्रोग्राम में अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम भी नहीं होगा, तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, पीयर इवेल्युएशन। तो जो हमने बताए हैं 2 या 3 क्वेश्चन, उनको आप चैलेंज कर सकते हो। 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनको आप 100% चैलेंज होंगे और उनका आंसर, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या फिर हमने स्पीड की वजह से या किसी मतलब 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है या फिर हमसे कुछ गलती आपको महसूस हुई है वो आप बताना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आगे उनका पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।